कई कविताएं बन जाएंगी, ठीक है। तो प्रीसेट आप पहले से तैयार कर लीजिए अलग अलग तरीके से और भिड़ाने की कोशिश कीजिए। इस मामले में जो वो किताब है ना ऐसे वाली बहुत हेल्पफुल है, उसमें आपको सोचने का प्रॉपर अवसर मिलेगा, उसको सोचिएगा, ठीक है। तो मामला क्लियर हुआ ऐसे का। इवन जीएस में भी क्या होता है, प्रीसेट तैयार करिए। जीएस में प्रीसेट तैयार कीजिए, 5M 4A कुछ बनाइए शॉर्टकट कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये रटा ये वाले पॉइंट तो लिख के ही आऊंगा। बोलते हैं लोग पेस्टल अप्रोच, कहते हैं कि नहीं पेस्टल अप्रोच फालतू है। काम क्या है भाई, क्वेश्चन आया 4 पॉइंट आपको तुरंत दिख गए, है ना, 4A तुरंत आपको दिख गया, 5M आपको तुरंत दिख गया। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था ना कि क्या कारण है कि जो तेल रिफाइन किया है कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्रों के पास नहीं है, क्वेश्चन आया था आपके दिमाग में तुरंत देखिए भैया औद्योगिकरण के 5 फैक्टर होते हैं, मैन मटेरियल मशीन, है ना, मैनेजमेंट मनी, जो भी आपने तुरंत लिख दिया कि भैया ये फैक्टर्स कहाँ हैं, तेल उत्पादक क्षेत्रों के पास है कि तेल उत्पादक क्षेत्रों के दूर है। आपको बात पता है तो आप तुरंत लिख देंगे आंसर, आपको समय नहीं लगेगा सोचने का। वैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो सोचते बैठते, अरे कौन कौन से फैक्टर हैं, चलो सोच ले। और अगर आपको ये कुछ शॉर्टकट आपने तैयार किया है तो आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात समझते हुए प्रीसेट तैयार करने पे फोकस कीजिए। और प्रीसेट ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी आपको रात में आएंगे, चाहे काली माता आके आपको, और मुझे भी बजरंगबली आके बता के गए थे। टॉपर्स कॉपी बेस्ट सोर्स है, टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स ने बनाया है भाई इतने सारे कॉपी। आप 18 से लेकर अगर मतलब आप ना महीने में अगर 2-2 टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, आप बस इतनी अच्छी हो जाएंगी नोट्स और इतने बढ़िया में इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब रहेगा आप इंटरव्यू पर्सनैलिटी की बात है। पर्सनैलिटी में बस एक चीज मैंने की थी कि सर मैंने चोरी नहीं की थी, ईमानदारी से जो बात थी वही बात एकदम बेहयाई से, मतलब कहते हैं ना जो एकदम जो बात आई वो एकदम ईमानदारी से कह दी। तो यही बात मैंने की थी, इस वजह से मुझे नंबर मिले। हर बात में कुछ छुपाने की कोशिश करता था कि मान लो पूछा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो सर बहुत डाइवर्सिटी है फील्ड में। मुझे सही में तो ये पता ही नहीं है आईएएस करता क्या है सही से। आईपीएस के बारे में तो चलो आईएएस आईपीएस के बारे में लोगों को पता भी होता है। अभी अगर आप आईआरएस में चले जाइए और बहुत सारी जो जॉब प्रोफाइल है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। इवन आपने दृष्टि मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने अपना कैडर कौन सा भरा है। देखा होगा आपने जिन लोग ने इंटरव्यू, मैं कंफ्यूज हो गया था। पूछा सर ने, मैंने कहा नहीं सर मैंने तो ये भरा था, गलती से लगता है कोई दूसरा भर दिया मैंने। ये बात प्रॉपर, आप अपने आप को ईमानदार छवि वहां पे दिखाइए, जैसे हैं वैसा दिखाइए। जब आप चोरी करेंगे तो आपके चेहरे पे दिखेगा, दबाव दिखेगा, तो वो नहीं। और दूसरी बात ये, नंबर इस वजह से भी अच्छे मिले, मेरी पढ़ाई नहीं थी, बोर्ड बहुत अच्छा था। बोर्ड ने एकदम रिलैक्स कर दिया, बोर्ड ने टेंशन नहीं बनाया। हर बार टेंशन बना देते इस बार माहौल को एकदम, मतलब पहला ही क्वेश्चन की आपने सीएम के बारे में बताइए, तो मैंने बताया पूरा ढंग से कि भैया ये है, इस संप्रदाय से आते हैं, कंठ हटाइए, वो बताया। तो जब माहौल, अब 2 क्वेश्चन है आपसे, आप गए एग्जाम में और आपसे पूछा कि अपने मामा का नाम बताओ, तो आपका माहौल रिलैक्स हो गया ना, भाई क्या बात है मामा का नाम पूछ दिया। और आप पूछा मेरे नाम, मामा का नाम बताओ, माहौल टेंशन में आएगा ही, क्या पूछ दिया भाई सामने वाले ने। तो यही अंतर था, इसी वजह से 30 नंबर बढ़ गए मेरे, बस और कुछ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पूरे साल पर्सनैलिटी एग्जाम किया, मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो ये चीज करनी है, नहीं। वो प्रोसेस में रहिए, अपने आप को हाँ एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो होती है वो बनाइए कि अपना टाइम टेबल है वो फिक्स फॉलो कीजिए, ठीक है। वो चीजें जो एक OLQs हम लोग बोलते हैं उसको, वो फॉलो करेंगे तो अपने आप पर्सनैलिटी में वो चीजें आती हैं, ठीक है। और तो हाँ बच्चे मैं तो सब डिस्कशन किया भाई इतना। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? देखिए दोनों का मिक्स। इंटरेस्ट मान लीजिए आपका है लॉ, अब समझिएगा, इंटरेस्ट मान लीजिए आपका लॉ है और लॉ में आपको टॉपर्स कॉपी नहीं मिल रही है, ठीक है, लॉ में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, तो अब मुझे बताइए उस इंटरेस्ट का करेंगे क्या आप? मुझे इसका एक बताइए, आपको पता है जैसे आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है लॉ में, लेकिन आपको 150 शब्द में लिख के आना है एक पूरा आंसर। इसके लिए आपको बेंचमार्क कैसे पता चलेगा, आपका आंसर अच्छा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इस वजह से ऑप्शनल में दोनों चीजें को कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एक सब्जेक्ट के प्रति, पहली बात। उसके बाद ये देखना पड़ेगा क्या उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पहली बात क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट अवेलेबल है, सबसे पहला तो ये कि क्या कंटेंट है, फिर दूसरा टेस्ट सीरीज है, तीसरा टॉपर्स कॉपी है कि नहीं। भाई टॉपर्स कॉपी सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ऑप्शनल के लिए, सबसे बड़ा। मैं ज्योग्राफी में फेल हो रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, ये नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मेरे पास अभी भी 700 क्वेश्चन के नोट्स, क्वेश्चन आंसर के, तो मतलब मैंने 35 टेस्ट सॉल्व किए होंगे, ठीक है। मैंने दृष्टि में बहुत सारे टेस्ट दे रखे थे, अभी कॉपी वहां पड़ी है। समस्या ये नहीं थी कि मैंने मेहनत नहीं की, समस्या ज्यादा ये थी मुझे पता नहीं था कि एक बेंचमार्क क्या होगा आंसर का।
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या लिख रहे हो कि मैं टॉपर्स के लेक्चर सुनता था, मैं आपसे बता रहा हूँ एग्जांपल से। तो कोई टॉपर कहता था कि हर क्वेश्चन में 3 से 4 मैप होना चाहिए। अब भाई मैं 3 मैप बनाऊं तो 3 मिनट लग जाए, तो कोई पेपर ही नहीं कंप्लीट हो, पूरा 70 नंबर का पेपर ही छूट जाए मेरा। तो कोई टॉपर कहता था कि बिना उसके काम चल जाएगा, केस हिस्ट्री डाल दो, बिना मैप के काम चल जाएगा। तो जब टॉपर्स की कॉपी आपके सामने रहेगी तो आपको पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर 3 मैप बनाया है तो हम भी बनाएंगे, फिर तो भाई मजबूरी है, करेंगे काम। नहीं बनाया तो फिर क्या करेंगे? तो इसी मामले में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-4 जो ऑप्शन है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इन्हीं ऑप्शनल के इर्द गिर्द ही अपनी तैयारी कीजिए। फिर जैसे हिंदी साहित्य में आपको सब चीजें मिल जाती हैं, हिस्ट्री में मेरे हिसाब से सब चीजें मिल जाती हैं, अभी सोशियोलॉजी में भी मिल जा रही है, ठीक है, PSIR में भी मिल रही है। अब तो 4-5 तो हो गए, करिए, ठीक है। कुछ ऐसा मत लीजिएगा जो एकदम नहीं हो, कंटेंट नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मैं चीज बता रहा हूं आपसे, रियलिटी ये है। मान लीजिए ये मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, चलिए ये मान लीजिए आपका ऑप्शनल है और आपका इंटरेस्ट पता है केवल इतना ही होता है किसी भी चीज का, ठीक है। इवन मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन था, तो ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट पता है केवल क्या था, ये फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी को छोड़ के जो 4 पॉइंट होते हैं ना, उसी में मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे जियोमॉर्फोलॉजी समझ में नहीं आती थी, मानव भूगोल में मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं क्योंकि रटने वाला पूरा पोर्शन था, तो आप समझिएगा। लेकिन मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट है। जब मैंने सिलेबस से मिलाया तो मुझे पता चला मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात भी चेक करिएगा कि पहली बार जो आप इंटरेस्ट कह रहे हैं वो वाकई में पूरा सिलेबस देख के इंटरेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करिए। हाँ नोट्स अपने आप में वैल्यू एडेड है, ठीक है, नोट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे कैसे? 1400 पेज का नोट्स है, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर वो है ना, तो वो विकास सर ने ही बताया था। जब आप फ्री दीजिएगा, फ्री निकल जाएगा तो एक दिन मेंटरशिप की क्लास हुई थी सर की, तो 1 घंटे में मैंने एक मंत्र उठाया और मैंने वही काम किया कि उन्होंने बताया था सर ने कि 400 क्वेश्चन। अभी आप लोग मुझसे मत मांगिएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तो वो पन्ने ना, मैं मतलब जो दिल्ली सेंटर है, मैंने दिल्ली सेंटर से एक व्यक्ति को भेज के पन्ने मुझे मिले थे, पीडीएफ मेरे पास थी नहीं तो मैं भेज देता पीडीएफ, मुझे क्या समस्या थी, मैं सर से पूछ लेता, रिक्वेस्ट कर लेता, तो मेरे पास है ही नहीं वो पन्ने। मुझे वो ऐसे वाले पन्ने मिले थे, वो पन्ने मेरे पास हैं, ठीक है। वो 400 क्वेश्चन मैंने क्या किया, रखा था, उसमें वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन के सोर्स मैंने ऐसा नहीं था कि कहीं फिर ब्रह्मा जी आए थे मेरे पास, नहीं वैल्यू एडिशन ये करना ही नहीं कबीर के धोखे का। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं एग्जांपल, मान लीजिए प्रश्न आया है, सपोज मान लीजिए प्रश्न आया कि रीति काव्य और रीति मुक्त काव्य में श्रृंगारिकता के धरातल पर अंतर बताओ। मान लीजिए यही प्रश्न है। अच्छा जिनका हिंदी लिटरेचर नहीं है तो अब तो मेरा जीएस वाला पोर्शन सबका खत्म ना, कोई डाउट तो नहीं है। हिंदी लिटरेचर वाला एक एग्जांपल देके खत्म कर देता हूं। उनका भी क्वेश्चन था सर इंट्रोडक्शन और क्या करना मैं बता रहा हूं। मान यही क्वेश्चन आ गया कि रीति मुक्त काव्य और ये क्या बोला था मैंने, रीति काव्य में श्रृंगारिकता के धरातल पर अंतर बताओ। अब जो आप देखेंगे जो 400 क्वेश्चन की बुकलेट है, यही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। उसमें मॉडल आंसर दिया हुआ है कि श्रृंगारिकता ये वाला मासल है, वो वाला मतलब जो रीति मुक्त है वो अनुभूति परक है, ये वाला मासल है। तो कंटेंट दिया हुआ है, बस क्या अंतर है उसमें कंटेंट में एग्जांपल्स नहीं दिए हुए। तो आपको क्या करना है भाई, रीति काव्य में एग्जांपल एक पद्माकर का गुलगुली गिल है गलीचर, उस सबको पता है वाला एग्जांपल, एक एग्जांपल वहां पे ऐड करना है। वैल्यू एडिशन मतलब यही एग्जांपल ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर जब रीति मुक्त बता रहे हैं तो घनानंद का एक एग्जांपल दे देना है। तो केवल इतना ही काम कर रहा है वैल्यू एडिशन में। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं कुछ और वैल्यू एडिशन मुझे चाहिए, तो टॉपर्स कॉपी से मिल जाता है। तो जैसे मैंने प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी देखी थी, तो उन्होंने कुछ फ्लिंट के स्टेटमेंट, एक दो आलोचकों के नाम उन्होंने लिख के कंक्लूजन कई जगह दिए थे, तो मैंने वो वाली चीजें कॉपी पेस्ट कर ली थी। तो वैल्यू एडिशन बस इतना करना है, उस नोट्स में बस इतना। व्याख्या वाला खंड आप देखिए, उसके लिए फिर सर से बोलिए कि मुझे एक दिन और बुलाएं वापिस, मैं बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछना है, कोई था सर मतलब जैसे कि नेक्स्ट ईयर हमें एग्जाम देना है, प्रीलिम्स एग्जाम, तो प्रीलिम्स एग्जाम देते समय जो गोला भराया जाता है उसको एग्जैक्ट कितने समय बाद भरना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें ताकि पहले अटेम्प्ट मतलब प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर सकें। गोला तुरंत अरे नहीं कर रहा मैं ये बात, ये सीरियसली बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
समस्या ये आपको प्रीलिम्स में क्या 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं? नहीं। अब मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने रीडिंग की, ठीक है, मैंने रीडिंग की पढ़ना, पहले पन्ने में एक ही क्वेश्चन मुझे आता था, वही टिक किया और मैंने गोला नहीं भरा, और मैंने क्या किया, आधा घंटा तक क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने एक भी गोला नहीं भरा। फिर मुझे खोजने में उतना समय लग जाएगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर मैंने टिक मारा 2 जगह, ए और बी दोनों पे गलती से छोटा छोटा टिक लग गया, फ्लो में, या मैं डाउट पे मैंने टिक मार दिया गोला, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और गोले में आप गायब हो जाएंगे। तो सबसे बेटर अप्रोच ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपको सॉल्व हो गया, तुरंत उसको गोला भर दीजिए, तुरंत। दोबारा ना आपके पास पढ़ने, भाई 2 घंटे में पेपर ऐसा बनाया जाता है आयोग द्वारा कि आप दोबारा पेपर पढ़ ही नहीं सकते। तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि भैया जब वो कर रहे हैं, और दूसरी बात ये होगी, आप गोला मान लीजिए आधे घंटे बाद आपने डिसाइड किया कि मैं एकदम 30 मिनट 1 सेकंड पे गोला भरूंगा, आपने डिसाइड कर दिया मान लीजिए, और आपने 30 मिनट पे गोला भरा और आपने शुरू के 10 क्वेश्चन आपका आंसर आ गया था ए बी, लगातार भर रहे हैं और पता चला एक तो सरक गया, ए की जगह बी की कर दिए, अगला सारा सरका दिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, माइक जब प्री की तैयारी करते हैं तो सर ये जैसे निबंध एथिक्स और आत्म छूट जाता है, मतलब उस टाइम पर रिवीजन नहीं हो पाता है, जब उसके बाद जो 3 महीने का टाइम मिलता है मेन के लिए, तो उसमें सर पर्याप्त टाइम रहता है तैयारी में? बहुत बहुत रहता है, सबके साथ ये चीज होती है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं दुनिया में। प्री के पहले सब लोग 2-3 महीना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 2-3 महीना ये चीज सबकी छूट जाती है। तो प्री के बाद 10 दिन हम क्या करते हैं, जीएस के नॉर्मल चीजों पे छोड़ के इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं। तो 10-15 जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो पता क्या करते हैं, तो कई लोग मटर गश्ती करते हैं या वेट करते हैं, रिजल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तो स्मार्ट बच्चा होता है वो 15 दिन में यही सारा काम करके निपटा देता है। इस बार तो 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया था। ठीक है सर एक क्वेश्चन और है कि सर जैसे मतलब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, सर उसके क्वेश्चन सर वहां मिल नहीं पाते यूपीएससी। एक बार वापस बोल दीजिए। सर जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन फिर सर यूपीएससी में करंट अफेयर्स आता है तो क्वेश्चन मिल नहीं पाते ज्यादा, तो सर बिना करंट अफेयर्स पढ़े नहीं निकाला जाता प्री? नहीं सुनिए, पहली बात, बिना करंट अफेयर्स पढ़े नहीं निकलेगा, ये तो श्योर है। अब रही बात, करंट अफेयर्स खोजने मत बैठिए। एक चीज मैं ये बात मैंने, अच्छा देखो इसमें से मैंने सारी चीजें लगभग समझा दी हैं, फिर से सुनिएगा वापस, आपको क्लियर होगा। मान लिया आपने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा और आपको पता चला द हिंदू में से एक क्वेश्चन ये वाला आया था, द मुस्लिम में से ये आया था और द ईसाई में से ये आया था, आपको पता चल गया, ठीक है। द सिख और कुछ और भी रह गया 2-4, कोई बुरा मत मानेगा, मैं ऐसे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया इस बार मैं ये 5-6 पेपर पढ़ूंगा, इससे बड़ी आत्मघाती चीज कुछ हो नहीं सकती। ठीक बात समझिएगा, ये सब केवल अपने पैर पे कुल्हाड़ी। बस 1 मिनट मुझे बता लीजिए, फिर आप क्वेश्चन, बस 1 मिनट करना ये नहीं है। एक बात समझना है, कट ऑफ कितना है, 45%, तैयारी 60% की कीजिए। भाई मत पढ़िए ना, एक मैगजीन अगर फॉलो कर रहे हैं और क्विज सॉल्व कर रहे हैं तो करंट का सोर्स मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। भाई जब 45% नंबर लाने पे मेरा श्योर हो रहा है कि मेरा प्री निकलेगा तो मैं क्यों 100% के लिए तैयारी करूं? तो इससे बच जाएंगे। हाँ मैम, हाँ प्रणाम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, फिलहाल मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा है, लेकिन ये बात मेरी जानी है कि गौरव सर आए थे तो गला बैठा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ पाई। तो एक क्वेश्चन है, उसके पहले आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आपकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है जो आज सबकी नजरों में आपके लिए सम्मान है। और जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान जी के अखंड भक्त हैं, तो लग रहा है, मुझे लग रहा है आप अपने नाम के अनुरूप हनुमान जी को अपना सारा काम सौंप दिए थे कि जैसे उनको गौरवान्वित महसूस करवाया कि कवन को काज कठिन जगमाही जो नहीं तार तो मोहि तुम पानी। तो हनुमान जी को लग रहा है आपने अपना काम सौंप दिया था और उन्होंने एकदम बिल्कुल यही किया था मैं खुद की बात। अब मैं अपने प्रश्न भी लगाती हूँ, शायद मेरा प्रश्न काफी कॉमन हो या फिर जैसा भी हो, लेकिन मेरा प्रश्न इंटरव्यू का है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो उनका एक कॉमन क्वेश्चन तो जरूर हर एस्पिरेंट से होता होगा कि मतलब आप मतलब आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आपने यूपीएससी ही क्यों चूज किया, आप उसमें इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? तो सर लोग ने जैसे विकास सर ने बताया था कि अंदर से इसका आंसर आता है, ओरिजिनल हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका एक आंसर देखिए जो एकदम ओरिजिनल हो। मैं आंसर जो दूंगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप
पैसा कमाने के लिए। एक ये बात तो है ही नहीं। सर मेरा क्वेश्चन करंट से है। उनका आंसर नहीं सर, बात तो नहीं है, लेकिन जैसे हम नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, करेक्ट में पढ़ने के बाद वो नोट्स शॉर्ट में बन करके लॉन्ग बन जाती हैं, तो सर उससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? ये भी बता दिया मैंने कि करंट अफेयर्स के लिए सोर्स क्या फॉलो करिए। क्विज आप पढ़िए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप नोट्स हमारी आप मैगजीन पढ़ रही है, समझिएगा मेरी बात। मैगजीन अगर आप पढ़ रही है करंट अफेयर्स के लिए तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो उसके नोट्स एकदम मत बनाइएगा। कुछ ही काम के लिए होंगे, एक केवल न्यूज़पेपर आपका एडिशन बन जाएगा। पहली बात तो न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाइएगा। तो मान लीजिए आप मैगजीन के नोट्स बना रही है तो मैगजीन का जो इंडेक्स है ना, केवल इंडेक्स पे पॉइंट नोट करिए। पहली बात ये, तो इंडेक्स 4 से 5 पेज का होगा तो 5 पेज के ही नोट्स बनेंगे। अगर सेकंड नंबर का इटरेशन चाहते हैं कि मेरा और बढ़िया से करंट अफेयर तैयार हो जाए, जो कि मैं खुद भी करता था, तो मैं सेकंड इटरेशन करता था, तो पहले तो मैगजीन के इंडेक्स पे नोट बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, क्विज सॉल्व करिए उसी मैगजीन का, तो जो उससे रिलेटेड क्विज है उसको सॉल्व करके जो गलतियां हो रही है उसके नोट्स बना लीजिए। तो ये कम पेज में आपका नोट्स होगा, तो आपके पूरे महीने के नोट्स 6 से 7 पेज के बनेंगे और 12 महीने या 9 महीने के नोट्स आपके 50-55 पेज के बनेंगे। आपको रिवीजन भी आराम से हो जाएगा और सही चलेगा। और सर जैसे दृष्टि व्हाट्सएप पे करंट अफेयर का डेली अपडेट आता है, तो सर क्या उससे उनको ओनली पढ़ने या उससे नोट्स भी बनाएं? केवल पढ़िए, इवन प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। मैं तो कहूंगा पढ़िए भी मत, मतलब जबरदस्ती का क्यों पढ़ना है बहुत सारी चीजें। अगर आप एक चीज समझिए मेरी बात, एक सोर्स को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आपको समय मिल रहा है तो पढ़िए। अदर दुनिया में बहुत सारी चीजें करने को, तो 24/7 पढ़ना ही नहीं है। अगर समय बच रहा है तब पढ़िए, नहीं तो उसको इग्नोर भी कर दीजिए। अब नहीं तो मैं यही बता रहा था, देखिए असल में क्या है ना कि वाकई में जो ये इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीरियसली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में मुझे इस बात का पता ही नहीं था मुझे क्यों बनना है, इसीलिए मुझे 2 बार नंबर बहुत कम मिले। अभी सुनिएगा, ये रियल बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं सोच रहा था इसका आंसर देने के लिए। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात कि प्रॉब्लम ये थी कि 2 बार मेरे से ये बात पूछा गया था आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, और मैं गोल मटोल जवाब दे रहा था। क्या जवाब दे रहा था? वही वाला कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैं बड़े फील्ड में जा सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, आईआईटी पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की सेवा करूँ। ये सब बकैती मैं कर रहा था, मुझे रियल आंसर पता ही नहीं था इस बात की। और मैंने वही कहा कि इस बार मेरा भाग्य बहुत अच्छा था, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया आप क्यों बनना चाहते हैं। जो बात है वो सच है, 2 बार पूछा गया था और मैंने भी क्लास सर की वाली क्लास की थी। कायदे से मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं ऑफिस में जाके मैंने क्लास की थी, मतलब रात में 9-10 बजे मैं पहुंचा था, मतलब 10 बजे से 8 बजे से क्लास थी सर की, तो मैं वहां पे पहुंचा था और मुझे इस बात का आंसर ही नहीं पता भाई मैं प्रीमियस दे क्यों रहा हूँ, ये सही में मुझे नहीं पता था। और इस बार भी मुझे सही में ये कारण नहीं पता कि मुझे क्यों बनना है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। तो ईमानदारी से तो मुझे अभी भी सही में बात नहीं पता, मुझे बस इसलिए बनना है कि बचपन से मेरा माहौल ऐसा ढल गया कि मैंने आईएएस पीसीएस को देख के मोटिवेशन प्राप्त किया है। अब सुनिए रियल आंसर मैं यही बता रहा हूँ। तो जैसे जब मेरी दुकान थी तो न्यूज़पेपर आते थे ना, तो खूब छपते थे कि भाई ये टॉपर बन गया। अभी आप लोग भी यही देखते होंगे क्या, जैसे आधे लोग तो मेरे साथ यही था कि मैं उनको देख देख के मुझे लगा कि जिंदगी का यही लक्ष्य है। क्यों बनना था और कोई कारण मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैं पूछते थे तो मैं गोल मटोल घुमाता था उनको कि सर ऐसा है वैसा है, उनको समझ में आ जाता था कि झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए एक बार इंटरव्यू में 149 मिले थे, एक बार 160 नंबर मिले थे और नंबर बहुत कम मिले थे। इस बार वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा। तो मैं एकदम, और मैं इस मामले में बहुत डरा हुआ था इस बार भी कि मैंने ये बात श्योर कर ली थी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इस बार ईमानदारी से यही बात बोलूंगा, वही की दुकान थी सर, मुझे ये बात नहीं पता है कि क्यों बनना है, बस मैंने उनको देख के अपना जीवन का टारगेट सेट किया था कि मुझे ऐसा बनना है, उनके जैसा बनना है, बस मैंने ये बात सोची थी। क्यों बनना है इसके पीछे कोई मेरा पर्सनल कारण नहीं है कि मुझे दुनिया में ऐसा चेंज ला देना है और मैं कुछ ऐसा नया कर दूंगा दुनिया में कि सब लोग आज तक ये नहीं होंगे। तो ये तो मेरे साथ भी है, तो इसीलिए मेरा आंसर यही है कि वाकई मुझे अभी तक नहीं पता है उस कारण के अलावा कि आईएएस पीसीएस को देख के, टॉपर्स को देख के एक लक्ष्य हो गया था कि इनके जैसा बनना है, तो उनके जैसा बनने के लिए मैं एग्जाम दिया था, ना कि खुद का कुछ सोच थी। तो ये बात तो क्लियर, ठीक। हाँ, अभी एक क्वेश्चन ये है सर, हैंड राइटिंग खराब है तो
पढ़ाई सही है लेकिन सिलेक्शन मुझे नहीं एकदम नहीं रुकेगा। पहली बात ये जो हैंड राइटिंग जिसने लिखी है बहुत अच्छी लिखी है इसको खराब एकदम नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसका 50% भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, इसका 50% भी लिख रहे हैं बहुत अच्छा। दूसरा रीडेबल है, अगर आपकी राइटिंग पठनीय है, 3 घंटे में पेपर खत्म हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नंबर कुछ नहीं घटेंगे। हाँ मेरा क्वेश्चन है, जैसे कोई सर मैं ये आप बोल लीजिए। जैसे सर कोई मेरा सब्जेक्ट है वो वीक है, हाँ। जैसे आपने सर इससे पहले कहा है पहले पूछा था कि इकोनॉमी मेरा सबसे वीक है। हाँ। 400 क्वेश्चन का मैंने एक नोट तैयार कर लिया। 400 अगर हमें क्वालिटी है या कोई और सब्जेक्ट है 400 का नोट तैयार कर ले, ये सर हमको कैसे एनालिसिस होगा कि हमें जो नोट बनाए हैं वो सही है या गलत है? क्योंकि नोट्स आपने एक डायमेंशन में बनाए हैं, आपने टारगेट सेट कर बनाया, आपने टेस्ट पेपर्स के नोट्स बनाए हैं, टेस्ट पेपर के नोट्स बनाए हैं। और दूसरी बात ये आपको उसको पढ़ के अगले पेपर्स में नंबर भी लाने हैं। तो आप सुनिए, अगर आपके नंबर 45% प्लस आ रहे हैं फुल टेस्ट में नंबर जो पैटर्न इस बार के जैसा रहा है कि मतलब वो केवल एक सही केवल 2 सही बड़े वाले पैटर्न में अगर आपके 45% नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में, आपके नोट्स एकदम परफेक्ट है। नहीं आ रहे हैं तो नोट्स पे काम करना है, गलतियों पे, मैं फिर से कहूंगा गलतियों पे काम करना है, ना कि नोट्स पे, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो नंबर वैसे ही बढ़ाने हैं, तरीका वही। जी सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने एक क्लास के नोट्स मेरे तैयार हो गए ढेर सारे, अब उनको सर 60 नोट्स बनाने हैं, तो मैंने एक बार या 2 बार उसको रीडिंग करके फिर बनाते हैं या कई बार उसको रीड करके फिर अपना शॉर्ट नोट एक बार रीडिंग करके देखिए, तरीका यही है, क्योंकि समय आपके पास कितना ज्यादा है, मुझे एक बात बताइए, पंचवर्षीय योजना तो नहीं है। मैं मान के चलूं जैसे कोई भी बच्चा देखिए हो जाती है, मेरी खुद पंचवर्षीय योजना ही बन गई, लेकिन कोई बच्चा ये सोच के नहीं तैयारी करता कि मुझे 5 साल लगा देने। तो कायदे से तरीका यही है कि आपने एक बार क्लास में चीजों को सुना, भाई क्लास भी तो की, उसके बाद एक बार नोट्स रीडिंग की, मोर देन सफिशिएंट, उसका टेस्ट दीजिए, टेस्ट देके फिर नोट्स बना लीजिए। तो टेस्ट देके नोट्स बना लीजिए, फिर इंतजार मत कीजिए, मैं 10 बार फिर रिवीजन उससे कीजिए, शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। मैंने तो यही माना था ना भाई, अभी बताओ, मैंने बताया था 70 क्वेश्चन गलत हैं, तो एक बार क्लास में सुन के उसके बाद एक बार पढ़ के और फिर भी 70 गलत हो रहे हैं, तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि रीडिंग ही की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने रटा है, 10 बार नहीं पढ़ा, ठीक है, एक बार रीड करके। ये है नाम सर, मैं गोरखपुर से ही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं करूंगा, है ना, आप चिंता मत कीजिए। और कुछ और मैं देख लेता हूँ, बस एक पन्ना अगर किसी काम को रिप्लाई करने का। देखिए प्रयागराज में तो अभी मैं रुकने वाला हूँ नहीं, अभी तो मैं तुरंत यहाँ से निकलूंगा, तो ये जिसकी भी रिक्वेस्ट है कि सर रुक के मिल के जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे आज निकलना है, तो थोड़ा सा जल्दी है, मैं फिर आऊंगा। सर लोग से बोलिएगा दोबारा इनवाइट किया है, किसी को भेजा होगा। सर मैं ऑप्शनल लेना है, मुझे जियोग्राफी में भी सोच रहा हूँ सर ऑप्शनल लेने के लिए, जैसे आप सर ऑप्शनल लेकर आपने चेंज कर दिया, तो क्या मतलब ऑप्शनल मेरे लिए जियोग्राफी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने वही कहा, ऑप्शनल गलत नहीं होता है, आप उसको सही कर पा रहे हैं कि नहीं वो ज्यादा मैटर होता है। तो मैंने वही कहा, टॉपर्स कॉपी खोज लीजिए पहले, सुनिए, भावनाओं में बैठ के ज्योग्राफी मत लीजिएगा, ये सोच के एकदम मत लीजिएगा कि मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा समझ में आ रही है, मेरा बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी तब लीजिएगा जब टॉपर्स कॉपी मिल जाए, कंटेंट टू द पॉइंट मिल जाए, तब लीजिएगा। कंटेंट अवेलेबल है लेकिन टॉपर्स कॉपी नहीं थी, हो सकता अभी हो गई। इस बार ज्योग्राफी में किसी एक बच्चे को 290 नंबर मिले, ठीक है, इस बार एक बच्चे को 290 नंबर मिले, तो कोशिश कीजिए उसकी कॉपी मिल जाए हिंदी मीडियम में, तो अगर मिल जाती है तो ठीक है, आप पढ़िए। हाँ सर आवाज आ नहीं रही है, तो थोड़ा सर ऐसा होता है कि जो मेल का क्वेश्चन होता है, हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछने का आता है और उत्तर भी देखा जाता है, तो सर क्योंकि तैयारी के दौरान हमारे पास शब्दों की इतनी अधिकता हो जाती है, हम समझ नहीं पाते कि कैसे करें, तो क्वेश्चन का इतिहास दीजिए या उस क्वेश्चन को ऐसा तरीका होता है, ये और ये आपका सबसे बड़ा, आपके पास शब्द और वो चीजें आपका बाउंड्री। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, मैं बहुत मतलब जरूरी है ये भी, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका भी। तो जैसे कई बार कहता है कि एग्जाम में असली समस्या मेंस में यही आती है कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है और आपको कम शब्दों में लिखना होता है,
तो उसका तरीका ये होता है कि आप टाइम लिमिट में खुद को डिवाइड कीजिए, न कि शब्दों न कि अर्थों में। तो इस बेसिस पे लिखेंगे ना आंसर, तो अपने आप शब्दों को काटना छांटना स्टार्ट कर देंगे और इस प्रोसेस में समय लगेगा। तो ये मत सोचिए कि पहले दिन में करूंगा तो बहुत बढ़िया लिखूंगा। तो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है 3 पार्ट है उसमें, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, इसने यह पुराने टेलीस्कोपों से किस प्रकार से अलग है, ठीक है, ये पूछ दिया, और यह इसका महत्व बताओ। मान लो ये 3 पार्ट पूछ दिया सीधा सीधा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, किस प्रकार अलग है, और ये पूछ दिया 250 शब्दों में। अब 250 का मतलब ये है सीधी बात कि आपको 11 मिनट में आंसर लिखना है। तो समय आपके पास अब 11 मिनट वो टिकिंग होना चाहिए, ना कि शब्द, ना कि सारी चीजें। तो 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स का मतलब 3.5 मिनट आपको पर पार्ट पे देना है, आधा मिनट प्रश्न पढ़ने पे। तो अगर आप कायदे से देखेंगे ना तो 3 मिनट 10 सेकंड आपको पर पार्ट लिखने को मिलेगा। बाकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा, ठीक है, तो बाकी समय उसमें चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए पहला पार्ट इतने मिनट में खत्म, ना कि मैं शब्द लिख रहा हूं, नहीं, पहला पार्ट के जितने आए हैं इतने मिनट में खत्म। और दूसरी बात, कोशिश कीजिए चीजों को पॉइंट्स फॉर्मेट में बताने की, न कि पैराग्राफ। तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो मैनेज हो जाएगी। आप ठीक है, देखिए एक चीज है, जैसे एक क्वेश्चन आएगी सर फैमिली सपोर्ट ना करे तो अपने आप को इमोशनली फाइनेंशियली कैसे स्टेबल करें। बात ये है कि देखिए फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा समय, क्योंकि आपका कुछ एनर्जी उस सपोर्ट से बचने में चला जाएगा। मतलब समझ रहे, जैसे एक हो रहा है कि आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट कर रही है तो आपकी अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है, कुछ एनर्जी आपको वहां से बचने में चला जाएगा। अब रही बात इमोशनली सपोर्ट के लिए, एक दो दोस्त बना सकते हैं, ठीक ठाक, जो मैंने वही कहा कि जिससे आप बातों को शेयर कर सकते हैं। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ छोटा मोटा काम कब करना चाहिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एटलीस्ट 1 साल की प्रिपरेशन के बाद, एक अटेम्प्ट पूरा दम लगा के देने के बाद आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली कमजोर हैं और आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तब आप कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग या जो भी छोटा मोटा काम, आप ऑनलाइन बहुत सारे टाइपिंग, छोटे मोटे काम, जिससे केवल और केवल आपका खर्चा चल जाए। ये भी नहीं कि हम करोड़पति बन जाए, चाहे रेंज रोवर खरीदनी है, ये सब टारगेट मत रखिए, खर्चा चलाने वाला टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन समाप्त किए जाएं। ठीक है सर, लेट तो नहीं हो रहा है, तो अभी है ना समय, बस ठीक है। तैयारी करने का सही समय क्या है? सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, ये पूछा गया है। नहीं, मैं समझ गया, ये तो ये पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद कर लें कि ग्रेजुएशन से पहले कर लें। देखिए ग्रेजुएशन से आप तैयारी कर सकते हैं, मैंने वही कहा कि तैयारी बर्डन ना बने। तो अगर मान लो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तैयारी स्टार्ट करती हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अभी 4 साल तो ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद एग्जाम क्लियर हो पाएंगे। तो 4 साल में ऐसा हो जाए कि प्रोसेस आपके लिए बर्डन बन जाए और आप पगला जाए एकदम। तो जब स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ ही, तो एकदम स्लो पेस में धीरे धीरे, मैंने भी कहा लर्निंग कर्व ये हो और स्लो हो, लेकिन इस तरह से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे स्लो को और थोड़ा नीचे कर दीजिए, धीरे धीरे तैयारी कीजिए। ठीक है, ना कि एक ही बार में सोचिए हम एक ही साल में सब खत्म कर देंगे, नहीं। तो प्रॉपर स्टार्ट कीजिए। और रही बात दिल्ली जाना जरूरी है, ये तो मैं कतई नहीं मानता हूँ। ठीक है, मतलब आप घर से भी कर सकते हैं, बस चीजें अवेलेबल है सब ऑनलाइन, आजकल कोचिंग भी सारी ऑनलाइन है ना, तो कोई जरूरी है दिल्ली जाना। फिर एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है? हाँ, दिल्ली वाला ये जरूरी है कि माहौल है। तो देखिए कंपटीशन का माहौल है, जैसे इस बार मैं बात कर रहा था तो सर ने यही कहा कि अगर तुम प्रीलिम्स के बाद दिल्ली आ जाते तो शायद 30-40 नंबर तुम्हारे और बढ़ जाते। मुझे लगा सर पॉल्यूशन में मेरा उतना नंबर और खराब हो जाता। फिर एनसीईआरटी के कितना इंपॉर्टेंस है? तो मेरे हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी जितना पर्ची पे मुझे लग रहा है नोट मिल रहे हैं सारे 500 2,000 के। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बोल रहा था। देखिए पहली बात एनसीईआरटी का इतना, अब मैं लाइन से इनके आंसर दे देता हूँ और क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है सर, आप लोग देख लीजिए। मतलब मुझे आप बोलेंगे तो मैं शाम तक यहाँ पे बोलता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन आप लोग को देखना है इसको। तो एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट है? तो वैसा ही है जैसा एक घर बना रहे हैं तो नींव, तो जितनी मजबूत नींव होती है उतना बढ़िया सुंदर डिजाइनदार घर बनता है। तो एनसीईआरटी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, बिल्कुल। एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए और केवल एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। ठीक है, फैमिली वाला हो गया, तैयारी करने का सही समय ये भी हो गया। सर टॉपर भी आईएएस आईपीएस बनते हैं, फेलियर भी, उनमें क्या चीज कॉमन है?
यूपीएससी की डिमांड ये है सततता, निरंतरता, ठीक है, और धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी में ना कोई टॉपर होता है ना कोई फेलियर होता है, ये बात समझिएगा। जो धैर्य के साथ अपना अटेम्प्ट देता है, घबराता नहीं है और अंदर से ये विश्वास रखता है कि आज नहीं कल सिलेक्शन होगा, तो वो सफल हो जाता है। आप देखेंगे IITian भी सिलेक्शन ले रहे हैं और एक सिंपल ग्रेजुएट जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ है वो भी सिलेक्शन ले रहा है। दोनों में कॉमन यही है एटीट्यूड का। एथिक्स में आप लोग पढ़ेंगे ना, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो चीज होती है। एटीट्यूड क्या चीज होती है? आपके अंदर की वो संभावना है जिसको प्रशिक्षण के माध्यम से किसी फील्ड में आपको सही सफल बनाया जा सकता है। और एटीट्यूड होता है चीजों को देखने का नजरिया। तो अगर आप सकारात्मक है चीजों को लेके, यार पढ़ाई है तो पढ़ाई के प्रति भी सकारात्मक है, ठीक है पढ़ लेंगे। चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं कि फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, उन चैलेंजेस को सकारात्मक ले रहे हैं। यार ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन मेरे से भी खराब है, ये बात समझिएगा। तो जब आपके पास चैलेंज आए ना, जब आपको लगे कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अपने बगल के उस व्यक्ति को देखिए जो आपसे बड़ी प्रॉब्लम में है, तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो कॉमन यही चीज है कि चैलेंजेस को निपट लेते हैं आराम से, ठीक है, और सकारात्मक एटीट्यूड के साथ तैयारी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कॉमन चीज है। बाकी सर तो के भोजपुरी आवेला कि नहीं, हमारा हाल एकदम ठीक बात, ठीक ना। दिल्ली में रहना कितना चुनौतीपूर्ण है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें सर? ऑप्शनल हिंदी और हिस्ट्री में कॉमन इंटरेस्ट होने पर हिंदी मीडियम के लिए क्या सही जाएगा? देखिए अगर ऑप्शनल हिस्ट्री और हिंदी में दोनों में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के लिए तो खुश रहिए, ठीक है। 12वीं पास किए हैं, अरे क्या बात है। तो मेरे पास लीजिए, हिस्ट्री और हिंदी दोनों में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य के लिए लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कंटेंट सारी चीजें अवेलेबल हैं, टॉपर्स कॉपी बढ़िया से अवेलेबल हो जाती है, वैरायटी ऑफ कॉपीज अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो तब तो यही है। बुकलेट तो बताया ही जाता है भाई, एनसीईआरटी और सब लोगों ने बताई होगी यहाँ पे बुकलेट। हाँ किसको हमेशा कुछ चीज छूटती रहेगी। मेरे पास समझिए ये चीज मैंने ये बात भी बताई है कि आपको तैयारी कितना है। मेंस में अगर आपके जीएस में कितने नंबर मिले, 1000 में अगर 40% मतलब 400 नंबर आ जा रहे हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं प्रॉपर 400 नंबर पे। ये बात तो समझिएगा। तो आप तैयारी 100% के लिए कीजिए, तैयारी कीजिए 60% 50% के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये डर लेने में छूटेगा। देखिए सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। थोड़ा तैयारी कम करेंगे ना, कॉन्फिडेंस रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा करके कॉन्फिडेंस ले रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने वही बताया, जैसे 12th पास अभी एक बच्चे और हैं उन्होंने भी लिखा है सर 12वीं किया हूं, उसकी बात कैसे करूं? ठीक मेरी मतलब इंटरनेट की अप्रोच भी है सर, और मैं डायग्राम भी नहीं आना चाहिए। मतलब भैया टॉपर्स कॉपी एक बार देखिए, एकदम नहीं आना चाहिए। मैं सुनने हाँ तो इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स कॉपी भर के हैं, तब तो एकदम सेल्फ डाउट आने का चांस ही नहीं, ठीक है। कोई भय का कारण नहीं है, बिंदास होगी एकदम। ठीक है हाँ एक इनको बस लास्ट बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब सुनिए मैं एक कागज सारे रख देता हूँ। अभी बात सुनिए, 12th के बाद लेके देखिए अभी ये सबसे जूनियर कुछ नहीं होती है, 45 मिनट सेशन करना से यही बताया आपने, तो कैसे करना है बात नहीं नोट करिए, नोट नहीं पाएगा खुद से अभी सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाई को बर्डन मत करिएगा, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और कोई चीज मत पढ़िए। और पहले ये देखिए कि अपने सोर्सेज को डिसाइड करें, पिछले 4 साल में ये सोर्सेज पढ़ने हैं और उस बेसिस पे स्टार्ट टू एंड धीरे काम करिए, ठीक है। तो काम बताया अभी तो बताया